हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं पुनर्वालोकन डिस्कस करूंगी जो है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। तो दोस्तों, बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये यूपीपीसीएस मेंस 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब एक्सप्लेनेशन भी पढ़ते हैं इसका। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसकी स्थापना 1774 में की गई। सर एलिजाबेथ एम्बे इसके प्रमुख मुख्य न्यायाधीश थे। दूसरा प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो प्रथम जो स्टेटमेंट है वह है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, तो ये सही है। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, जो कि गलत है, क्योंकि अभी पिछले प्रश्न में ही हम लोगों ने देखा है कि एलिजा इम्पे फर्स्ट चीफ जस्टिस थे वहाँ के। तो इसका केवल एक सही है, उत्तर एक है। फिर सूची प्रथम और सूची द्वितीय को सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। फिर ए है, देखिए यहाँ पे ये सब ए है, नियंत्रण परिषद की स्थापना। बी, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। सी, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। सूची दूसरे है, नियामक अधिनियम 1773, पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1833। तो इसमें कूट के माध्यम से हम लोग देखते हैं, इसमें उत्तर होगा बी। इसमें का हम लोग वो एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। चलिए, नियामक अधिनियम अर्थात रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के लिए है। फिर पिट्स इंडिया एक्ट जो था 1784 का, वो नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना के लिए जाता है, का श्रेय उसमें मिलता है, उसमें किया गया था। और चार्टर अधिनियम 1813 और इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति तथा चार्टर अधिनियम 1833 में गवर्नर जनरल को परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे या किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? सो स्टेटमेंट फर्स्ट है 1813 का चार्टर एक्ट। दूसरा है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823। और तीसरा है प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। तो इसमें आंसर है डी है। टोटल 3 क्वेश्चंस स्टेटमेंट सही हैं। इसके एक्सप्लेनेशन ये देखिए, IAS प्री 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक्सप्लेनेशन है इसका, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया। 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी। तो समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे, और उन्होंने वो वुड्स डिस्पैच इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश और
बेंटिक के शासनकाल में 17 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी की उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों में नेता ट्रेवेलियन थे, जबकि H.T. प्रिंसेप प्राच्य अर्थात ओरिएंटलिस्ट शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो देखिए, ये प्रश्न आया है UPRO एवं ARO मीन्स 2017 में। इसका आंसर होगा 1813 का चार्टर अधिनियम एक्ट। 1813 का चार्टर अधिनियम जो एक्ट था, उसके तहत ये ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य करने ही थे। अगला प्रश्न है, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम स्टेटमेंट है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक आधिपत्य को चाय का व्यापार व चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। दूसरा स्टेटमेंट है, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। तीसरा है, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। तो इसमें आप देख सकते हैं पहला और दूसरा ऑप्शन सही है, तो इसका ए सही है, उत्तर हो गया। और फिर इसका हम लोग पढ़ सकते हैं एक्सप्लेनेशन। चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चीन व चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा वो समाप्त कर दिया गया। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया गया। इस एक्ट से हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों का अधिकार और राजस्व दिया गया, लेकिन तथापि इस ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को प्रतिकूल नहीं होना था। और इसकी ये थर्ड वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि भारत का राजस्व 1858 ईस्वी में के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया था। जैसे डायरेक्ट रूल हो गया था ब्रिटेन की क्राउन प्रिंस का। तो जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना और विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। फिर सातवां प्रश्न है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, UPPC प्री 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर होगा 1833 का चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो इसके बारे में हम लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं कि चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्मस्थान, वंशानुगत वर्ण अथवा इसमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। मतलब एक तरफ से कह सकते हैं कि ये राइट टू इक्वलिटी को एस्टेब्लिश किया गया। इसमें नॉट डिस्क्रिमिनेशन का ये प्रावधान था। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य धारा बनी।
अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो आंसर होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ये पीसीएस यूपी पीसीएस प्री 2003 का क्वेश्चन है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। फिर अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था स्थापित की गई थी किस अधिनियम के द्वारा? उत्तर होगा मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत। फिर यहाँ पे देखिए एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 2019 में पूछा गया ये प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर देखिए इसका एक्सप्लेनेशन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जिसे मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा नाम से जाना जाता है के द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो इसमें से कोई नहीं है ऑप्शन ना। तो इस यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2014 का प्रश्न है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। ये असल में किया गया था, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गुवेयर थे। उपयुक्त दिए गए विकल्पों में से भारत सरकार अधिनियम 1935 के नहीं होने के कारण विकल्प जो है वो डी, उसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं सही है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया? यह प्रश्न 2015 में यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया है। इसमें आप बता सकते हैं 1937 में। फिर देखिए अगला प्रश्न है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? इसमें से आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। यूपीपीसीएस प्री 2008 में पूछा गया प्रश्न है। ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन, एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया। एक होता है रिजर्व और दूसरा होता है ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, पहला आरक्षित और दूसरा हस्तांतरित विषय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम की ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो इसमें आंसर होगा भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। यूपीपीसीएस 2014 में पूछा गया है प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न है, 1919 के भारतीय शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? तो इसमें से ऑप्शन है फर्स्ट, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। तो आईएएस प्रीलिम्स 2012 का ये प्रश्न है। इसमें से आंसर फर्स्ट और थर्ड वाला ऑप्शन सही है, तो इसलिए ऑप्शन सी सही है इसमें। फिर यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है। भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था, जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू एवं वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध डुअल
एडमिनिस्ट्रेशन शासन की व्यवस्था की गई थी, जिसके तहत प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासनिक विषयों को 2 श्रेणियों में बांटा गया। पहला आरक्षित और दूसरा हस्तांतरित। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर व उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए थे, जबकि हस्तांतरित विषयों का उत्तरदायित्व प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया था। साथ ही मैं बता दूं कि केंद्र और प्रांतों के मध्य भी शक्ति का बंटवारा संघीय व प्रांतीय विषयों के रूप में किया गया है। जहाँ तक मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रश्न है, तो यह प्रावधान 1909 के अधिनियम में ही कर दिया गया था। और 1919 के अधिनियम में यह व्यवस्था न केवल जारी रही, बल्कि इसे सिखों, यूरोपियों, भारतीय ईसाइयों व एंग्लो इंडियनों के लिए विस्तारित किया गया। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की? तो ऑप्शन सही होगा 1919 वाला भारत सरकार अधिनियम एक्ट 1999 में 1919। ये झारखंड पीसीएस प्रीलिम्स 2021 का प्रश्न है। अब इसका एक्सप्लेनेशन है। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत प्रारंभिक रूप से भारत सरकार अधिनियम 1919 में हुई थी, जिसे 1935 के भारत सरकार अधिनियम में से विस्तारित और व्यवस्थापित किया गया था। ज्ञातव्य है कि झारखंड लोक सेवा आयोग ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का विकल्प सी माना गया था। खैर, ये हमारी पढ़ने वाली चीज़ नहीं है। तो अगला प्रश्न है, भारतीय विधान पालिका प्रथम द्वारा द्विसदनीय बनाई गई थी कब? तो इसका आंसर होगा 1919 में 1919 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा यूपीपीसी मेंस 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई थी। ऊपरी सदन, राज्य परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट और अवधि प्रथम केंद्र बैठक में 5 वर्ष कहलाता है। और तथा इस अधिनियम की धारा 18 के तहत इसके 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सरकारी हो सकते थे। निचला केंद्रीय विधानसभा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, अवधि प्रथम बैठक से 3 वर्ष कहलाता था। तथा भारत सरकार अधिनियम 1919 के धारा 19 के तहत इसमें मूलतः 140 सदस्यों का प्रावधान था, जिसमें से 100 निर्वाचित व 40 मनोनीत, जिसमें से अधिकतम 26 सरकारी होने थे। तो 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु बने नियमों के तहत राज्य परिषद में 60 सदस्यों में से केवल 33 के निर्वाचित तथा शेष 27 के मनोनीत होने का प्रावधान किया गया है। जबकि केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर पहले 183 से 41 मनोनीत, फिर 145 से जिनमें 104 निर्वाचित व 41 मनोनीत कर दी गई थी। उल्लेखनीय है कि दोनों सदनों में मनोनीत संख्याओं में से सदस्यों में से एक बराबर से निर्वाचित होने वाले सदस्य भी होते थे, जिन्हें गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। बराबर से मनोनीत होने वाले सदस्य के निर्वाचित होने के कारण अनेक उल्लेखों का में से उसे निर्वाचित सदस्यों की संख्या में शामिल कर दिया गया। तो अगला प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, एमपीपीसी प्रीलिम्स 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? तो इसका आंसर होगा 1919 का एक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संशोधित की गई। फिर 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधान मंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। ये प्रश्न IAS प्रीलिम्स 2021 में पूछा गया है। इसमें ऑप्शन बी है, केवल दूसरा सही है। तो आप एक्सप्लेनेशन इसका पढ़ लेते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के रूप में अभिहित भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था, परंतु यह सीमित वर्गों की महिलाओं के लिए ही था और सभी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। इस प्रकार कथन एक सही नहीं है और 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचक मंडलों का प्रावधान करते हुए विधानमंडल में स्थान आरक्षित किए गए थे। तो इस प्रकार कथन दूसरा सही है। और अगला प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सा सही है? तो इसका प्रथम कथन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। और दूसरा कथन है, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। तो ऑप्शन इसका सही है। पहला दूसरा दोनों सही है। तो UPPCS ARO प्रीलिम 2021 में ये पूछा गया प्रश्न है। तो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा उसमें ICS कहा जाता था, इंडियन सिविल सर्विसेज का प्रारंभ 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना से हुआ था। तो 1855 में इस हेतु प्रतियोगी परीक्षा लंदन में आयोजित की जाने लगी। भारतीयों की लगातार मांग के बावजूद यह परीक्षा भारत में न होकर लंदन में ही होती रही। अंततः भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुरूप वर्ष 1822 में ICS की परीक्षा भारत में भी प्रारंभ हो गई। तो ये पहले इलाहाबाद में तथा बाद में दिल्ली में उसका सेंटर में मेंस वाला वहीं होता था। साथ में प्रीलिम्स में भी 1930 के दशक के अंत तक यूरोपवासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम होती गई तथा इस सेवा में 1941 तक यह स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक हो चुका था। सोचिए कितना ज़्यादा ग्रोथ डेवलपमेंट हुआ इसमें। ये बहुत अच्छी बात थी जिसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। उसका हम लोगों ने इतिहास जाना, ये बहुत अच्छा लगा। 1854 से स्टार्ट हुआ था वहाँ पे लंदन में और उसके बाद 1855 में प्रतियोगी परीक्षा हुई और 1922 में जो है वो इंडिया में ये परीक्षा होने लगी और भारत सरकार अधिनियम 1919 में के प्रावधानों के द्वारा ये हुई थी और 1941 में ये यूरोपवासियों से ज़्यादा अधिक जो था भारतीयों का प्रतिशत रहा इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में। तो अगर आप इस वीडियो को अगर आपकी प्रिपरेशन में थोड़ा सा भी ये हेल्प करे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और अगला प्रश्न है, हम चर्चा करते रहेंगे इसकी। तो अगला प्रश्न है कि केंद्रीय विधानसभा का निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया? 1826 या 1926, 1937, 1945। अगला ऑप्शन है, इसको कोड के माध्यम से ऑप्शन नंबर ए और सी सही है।
तो 1926 और 1945 का केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। और अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? ये MPPC प्रीलिम्स 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, 1945 वाला। तो यहाँ पे राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। तो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसी के द्वारा यह लिया गया था, वहाँ से ही बोरोइंग किया गया है। UPPC मेंस 2008 में पूछा गया प्रश्न है। और यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 में भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी, तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति 1 to 3 ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। अध्यादेश मीन्स ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। जब ऑर्डिनेंस का मतलब ये होता है कि अध्यादेश का अर्थ ये होता है कि जब पार्लियामेंट जो है वो वर्किंग में ना हो उस समय भी फॉर टेम्पररी टाइम के लिए सुप्रीम प्रेसिडेंट नियम कानून बना सकता है फॉर टेम्पररी टाइम। इट कैन बी 6 मंथ के लिए ये रह सकता है ऐसा कानून, और उसके आगे भी ज़रूरत है कि उसके लिए बहुमत होनी चाहिए। भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 व 43 से प्रेरित है, आप लोगों को पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन पूछा गया था UPPC मेंस 2008 में। और 16 वहाँ प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का प्रावधान जिसका सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? तो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसे लिया गया है ये संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत। MPPC प्रीलिम्स 2017 का प्रश्न है, संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवृत्त किया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में से सबसे जटिल दस्तावेज था। ऐसी अधिनियम में भारत सरकार की स्थापना, संघीय व्यवस्था, केंद्र और राज्यों की मध्य शक्ति का विभाजन आदि की व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इसमें से किस उल्लिखित योजना पर आधारित है? IAS प्रीलिम्स 2012 का क्वेश्चन है। इसमें से 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू इसको ये जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य संविधानों के मध्य शक्तियों का विभाजन जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, इट इज़ borrowed from 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के। तो इस अधिनियम में 7वीं अनुसूची में संघीय व राज्य व समवर्ती सूची में विषयों का विभाजन किया गया था। मतलब एक सेंटर होता है, आप लोगों को पता होगा कि विषयों जो लॉ मेकिंग पावर है, डिस्ट्रीब्यूशन विषयों सब्जेक्ट को 4 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। फर्स्ट है सेंटर वाला जिसपे सेंटर पावर में लॉ बना सकती है, एंड सेकंड है स्टेट वाला, स्टेट लिस्ट। फिर होगा एक कंकरेंट लिस्ट दैट इज़ समवर्ती सूची जिसपे दोनों सेंटर और राज्य सरकार दोनों स्तर की सरकारें लॉ बना सकती हैं। और फिर उसके बाद फोर्थ है वो रेसिड्यूरी लिस्ट है जिसमें कि ये अधिकार है कि सेंटर जो है वो लॉ बना सकती है उसमें। तो इसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था, जो कि प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी
रियासतों से मिलकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 में के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने के वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से एक नहीं थी। तो आंसर है इसका बी, जो कि अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे, ये नहीं था, बल्कि इसमें से इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ को प्रावधान था और यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। अगला कथन है कि इसने प्रांतीय स्तर पर द्विज शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। और अगला प्रश्न है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्विज शासन भारत में लागू किया गया था 1935 के अधिनियम द्वारा, ये आप लोगों ने जाना किया। फिर अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, तो 1935 में, ये भी सही है। 1935 का भारत सरकार अधिनियम इसी एक्ट के द्वारा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की गई थी? तो 1935 एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा। यूपी एलडीए और यूडीए में पूछा गया था प्रीलिम्स में 2010 में। फिर अगला प्रश्न है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? तो गवर्नर जनरल को दी गई थी। ऑप्शन नंबर 3 सही है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकृत किया गया महत्वपूर्ण स्थायी अवयव नहीं है? इसमें ऑप्शन है एक जो है वो नहीं है, देश के लिए लिखित संविधान नहीं है। यूपीपीसीएस मेंस 2010 में का प्रश्न है ये। और बाकी ये 3 कथन जो है वो सही है, जैसे कि विधानमंडल के लिए निर्वाचित व जवाबदेह प्रतिनिधि और एक संघ की योजना पर विचार, और विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समायोजित किया जाना। फिर अगला ये जो हम लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ना चाहिए कि भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो है क्रिस्प मिशन के द्वारा किया गया था। वो 1942 में हुआ था, 1942 में लाया गया था क्रिस्प मिशन, उसके द्वारा किया गया था। अन्य तीनों विकल्प में ये 19 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में समाहित था। फिर अगला है कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, ये बात सबसे महत्वपूर्ण से देखिए। ऑप्शन है नंबर ए सही है। यूपी लोअर सब डिवीज़न कलर में ये पूछा गया था 2015 में। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा आधारित है, और इस अधिनियम के मुख्य उपबंध इस प्रकार से: संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्विज शासन की स्थापना, प्रांतों में द्विज शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र प्रांतों में शक्तियों का विभाजन और फेडरल न्यायालय की स्थापना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? ये भी इसी के द्वारा 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा मतलब जो बर्मा है वो भारत से अलग हुआ। यूपीपीसीएस मेंस 2011 का प्रश्न है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको जानना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो ये आंसर है आपका 1934 में स्वराज पार्टी के द्वारा। आईएएस प्रीलिम्स 19
96 का प्रश्न है। फिर देखिए मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार पर आधारित निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। तो मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी के द्वारा ये की थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद करना चाहिए। तो स्वतंत्रता के अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के पूर्व की दिनों में प्रारंभ में किसने भारतीय निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया? इसमें ये आंसर सही है, एम.एन. रॉय ने के द्वारा किया। तो देखिए यहाँ पे ये यूपीपीसीएस जीआईसी के द्वारा प्रश्न पूछा गया है 2017 में। अगला प्रश्न है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया। इसमें ऑप्शन क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यूपीपीसीएस स्पेशल मेंस में पूछा गया प्रश्न है ये। तो एक निर्वाचित संविधान सभा का भारत के संविधान का निर्माण करने द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के पश्चात का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942 में किया गया था। तो अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद के प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? यह प्रश्न, इसका आंसर होगा 10 लाख व्यक्ति। ये यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2003 का प्रश्न है। और अगला प्रश्न है, इन व्यक्तियों में कौन से कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो इसमें से विलियम वुड जो थे वो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं थे, बल्कि ये पैथिक लॉरेंस, स्टैमफोर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर, यूपीपीसीएस यूपी लोअर सब डिवीज़न प्रीलिम्स 2015 में का क्वेश्चन है ये। और अगला प्रश्न है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा इसमें, जवाहरलाल नेहरू। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई थी कि अंतिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष व उपसभापति बनाया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? ऑप्शन नंबर सी गलत है इसमें, डॉक्टर एस राधाकृष्ण नहीं थे। सी, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं, जैसे कि सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जगमोहन, जगजीवन राम। और इस पीसीएस मेंस 2010 में यह प्रश्न पूछा गया है, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 को की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा के से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री तथा जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है, कथन ए, वेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। उसका कथन ये है और कारण दूसरा ये है कि वेबल का विचार था कि एक ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता।
तो इसमें से कौन से सही है? इसमें से ऑप्शन सी सही है, कथन सही है, पर कार्य जो है वो गलत है। IAS प्रीलिम्स 2007 का ये क्वेश्चन है। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं हम लोग कि अक्टूबर 1943 में निम्नलिखितों के स्थान पर आर्कीबाल्ड वेवल वायसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। वे भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 में लंदन गए। वहां उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार में बातचीत की और कुछ प्रस्ताव रखे। जून 1945 में उन प्रस्तावों को वेवल योजना नाम से सार्वजनिक किया गया। वेवल योजना के प्रस्तावों में कार्यकारी परिषद में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होना, परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना, शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन का बुलाया जाना और युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना इत्यादि प्रावधान शामिल थे। वेवल योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध को दूर करना था, भारत को संपूर्ण शासन की दिशा में आगे बढ़ाना और संवैधानिक गतिरोध दूर करना था। इसका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करना नहीं था, जिससे भारत का विभाजन रुक सके। तो ये था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य हैं? इसमें ऑप्शन सी सही है, तीसरा और चौथा ऑप्शन सही है। वह बहुदलीय निकाय थी और उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। तो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं हम लोग। संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे। इस सभा ने अनेक कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया था। इस IAS प्रीलिम्स 1993 का एक प्रश्न है। और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो एक कथन है, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं। ये है कि यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, जो कि गलत है। बी तो बिल्कुल नहीं सही है। और यह बहुदलीय संरचना नहीं, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। इसमें ऑप्शन सही है, उत्तर ए सही है, ए और डी। और अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में कौन सा कथन गलत है? किसमें कथन सी से गलत है, बाकी सब सही है। तो एक बार पढ़ सकते हैं हम लोग। इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया और उसमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन भी बनाया गया था संविधान सभा को बनाने से पहले। और यहाँ पे अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। फिर ये सी वाला ऑप्शन गलत था कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पे निर्वाचन नहीं हुआ था। और इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम की 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर संपत्ति व शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार सीमित था। MPPCS प्रीलिम्स 2012 में ये पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था। ये सही है। ये UPSC प्रीलिम्स 2012 का क्वेश्चन, 2002 का क्वेश्चन है। और अगला है प्रश्न, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों में संविधान सभा के सदस्य भारतीय संविधानों द्वारा निर्वाचित हुए थे। ये भी IAS 2013 में प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न है। और ये सब तीनों ऑप्शन गलत हैं। और
अगला प्रश्न है संवैधानिक सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो प्रांतीय सभाओं के द्वारा चुनाव हुआ था। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 1993 का क्वेश्चन है। फिर अगला प्रश्न है संविधान सभा के चुने गए स्थायी सदस्य स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और ये छत्तीसगढ़ पीसीएस प्रीलिम्स 2005 का क्वेश्चन है। इसका एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और 11 दिसंबर को जो परमानेंट प्रेसिडेंट चुने गए थे उनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था 1946 में। और फिर अगला प्रश्न है संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि टेम्पोररी प्रेसिडेंट थे। फिर भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। यूपीपीसीएस मेंस 2013 का क्वेश्चन है ये। भारत की संविधान निर्माती सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो स्थायी अध्यक्ष थे। उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्रीलिम्स 2007 का प्रश्न है। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगला प्रश्न है संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो उसमें फ्रैंक एंथोनी थे। इसमें एक्सप्लेनेशन ये है कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपसभापति व उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे जिन्होंने 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सभापति अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा मनोनीत किया गया था। एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे। फिर देखिए अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी सही है इसमें 9 दिसंबर 1946 को। फिर भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को उसकी प्रथम बैठक के साथ आरंभ हुई। और अगला प्रश्न है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ये 9 दिसंबर 1946 को। फिर ये उसी प्रकार का प्रश्न है कि गठन कब हुआ था? तो दिसंबर 1946 में। फिर भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब से शुरू हुआ? तो 9 दिसंबर 1946। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो ऑप्शन बी सही है जनवरी 22 में 22 जनवरी 1947 को। और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्तावित किया गया है। तो उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्तावना का प्रारूप बना जो प्रियम्बल होता है, प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया से। और अगला प्रश्न है संविधान सभा के समग्र संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू। उत्तराखंड पीसीएस का क्वेश्चन है ये। फिर संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न किसके द्वारा प्रस्तुत किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था ये। और अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निर्माण में संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति कर संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। तो ऑप्शन 1, 2, 3 सही है। ये चौथा प्रश्न कथन सही नहीं है। भारतीय संविधान के तहत राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता है। प्रेसिडेंट का चुनाव जो होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है
और जिसमें सांसद और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा की कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो अधिवेशन कुल 12 हुए थे। ऑप्शन सी सही है। भारतीय संविधान के निर्माण में भारत संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन का समय लगा था। इस दौरान इसके कुल 11 अधिवेशन, कुल अवधि 165 दिन में हुए थे। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। इस 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1945 को समवेत हुई थी, जबकि सदस्यों द्वारा भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस प्रकार ये निकटतम जो सही उत्तर है वो सी होगा, विकल्प। तो अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। 24 जनवरी 1950 को। यूपी प्रीलिम्स में पूछा गया था, यूपी से। फिर अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, सूची एक्स को सूची वाई से सुमेलित कीजिए। और देखिए यहाँ पे संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष व प्रारूप ये सबको करना है, तो हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं कि इसमें से ऑप्शन बी सही है। और सही सुमेलन इस प्रकार है कि संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे, स्थायी उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी। और प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य जो थे वो के.एम. मुंशी थे। और राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व वी.टी. कृष्णमाचारी के द्वारा किया गया था। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। तो और यहाँ पे नोट में दिया गया है कि संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष जो थे वो फ्रैंक एंथोनी थे। और 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष जो सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा उन्हें नॉमिनेट किया गया था। और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण के द्वारा संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो इस पे बी.एन. राव थे। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। इसमें देखिए यहाँ पे सभी एग्ज़ाम्स में ये पूछा गया है। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनीगल नरसिंह राव जैसे बी.एन. राव को संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र नियुक्त किया गया था। तो इसको एंड करते हैं दोस्तों। और आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर ये सेशन सही अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में इस चैनल से जुड़े रहिए। और मैं इस तरह के कोई वीडियोस और भी अपलोड करूँगी। और आप लोगों की अगर प्रिपरेशन में इससे सहायता मिले तो आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करें और इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों एंड होप you are doing well in your exam. Thanks for watching.